गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार, शुभ संध्या। आप लोगों के बीच में एक बार पुनः हाजिर हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि मैं टेट प्रीवियस पेपर लगातार पढ़ा रहा हूँ। उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के बीच में एक बार पुनः लाइव हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें 1,000 सीट बची हुई थी और जो 68,500 थी उसमें से 22,000 सीटें बची हैं। तो जब हमने दोनों को ऐड कर लिया तो हमारी टोटल सीटें हो गई 23,000। अब 23,000 में सरकार 6,000 सीटों को भरने जा रही है, यानी कि आरक्षण की विसंगति को दूर करने जा रही है। तो टोटल अब कितना बची? 17,000। तो इन्हीं 17,000 पदों पर सरकार नई शिक्षक भर्ती निकालना चाहती है। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर दें कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था उसमें 51,000 अध्यापकों की और जरूरत है। तो जब हम 17,000 में 51,000 ऐड कर देंगे तो हमारी सीटें हो जाएंगी 68,000, यानी कि लगभग 70,000 पदों पर सरकार नई भर्ती निकाल सकती है। क्योंकि चुनाव का साल है इसलिए सरकार कुछ भी कर सकती है। कुछ हमारे ऐसे छात्र जो कि बहुत चिंतित हैं, जो अभी तक टेट या सीटेट नहीं पास हैं, तो उनको मैं आश्वस्त कर दूं कि जो अभी तमाम भाई हमारे लगातार सीटेट दे रहे हैं, कई पालियों में सीटेट का एग्जाम चल रहा है और ये जो इस 23 जनवरी को जो हमारी टीटी प्रस्तावित है, तो कई समाचार पत्रों में और इसके बाद में हमने जो है मीडिया में और टेलीविजन पर हमने देखा है, न्यूज चल रही थी कि जब टेट 23 जनवरी को टेट की परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती आएगी और हमारे ऐसे साथी जो टेट पास करेंगे, सीटेट पास करेंगे, वो भी इस नई शिक्षक भर्ती में बैठने का प्रतिभाग करेंगे। सरकार कितने पर भर्ती निकालती है ये उसको पावर है, इसलिए अगर सरकार पर दबाव बनाया गया तो भर्ती 70 से कम तो नहीं होगी, 68,000 से कम तो बिल्कुल नहीं होगी। भर्ती 68 से 70 हो सकती है, 70 से 97,000 हो सकती है, क्योंकि चुनाव का साल है। इसलिए आप लोग का कहीं निराश ना हो और बहुत मेहनत से पढ़ें। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अगर टीटी पास करना है और सुपर टेट पास करना है तो पहले गणित को मजबूत किया जाए, क्योंकि जिसको गणित आ जाएगा वो कभी परीक्षा में फेल नहीं होगा। तो ढाक पड़ गई, मर क्या वही लगी गड़बड़ाएगी का। यदि संख्या 6,0,4 डाट 6 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। तो रिक्त स्थान का पूर्णांक सही चल रहा है, तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। ये संख्या 6,0,4 इसमें डाल दिया गया है 6 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक। इसमें बहुत बच्चे धोखा खा जा सकते हैं। देखिए, अगर आपने बेसिक में पढ़ा होगा, प्राइमरी की किताबों में पढ़ा होगा, या आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा, आप लोग कोचिंग कर रहे हैं वहां भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं भी आप लोगों को बता दूं कि 2 से किसी भी संख्या को 2 से काटने का नियम है, 3 से काटने का अलग रूल है, 4 से काटने का अलग रूल है, 5 से काटने का अलग रूल है। उतना लंबा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में आया है हम उसी पे विचार करेंगे। देखिए, कह रहा है कि 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है, 11 से विभाजन की एक शर्त है। अगर कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है तो उसके सम या विषम स्थानों का अंतर या योग या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 11 का गुणज हो। आइए हम चेक करते हैं ये सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए, तो पहले हम सम स्थानों का योग करेंगे और उसमें से विषम स्थानों का अंतर घटाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 6 + 4 + 6 - 0 + x। पहली कंडीशन है कि उसका जो है अंतर या योग क्या हो, 0 हो। तो जोड़ेंगे 6 4 10 6 16, 16 - x = 0, यानी x = 16। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में 16 है कि नहीं है। तो भाई ऑप्शन में 1 है, 3 है, 7 है, 5 है और ऑप्शन में हमारा 16 नहीं है, तो 16 नहीं होगा। ये वाला मेरा गलत हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको एक बार करेंगे 6 + 4 + 6 और -0 + x। अब हम क्या करेंगे, 11 करेंगे, क्योंकि हमने बताया था या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 11 का गुणज हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार आप लोग चेक कर लीजिए। तो 6 4 10 6 16 हुआ, यानी 16 - x = 11 हुआ, यानी -x = 11 - 16 हुआ, यानी -x = -5 हुआ, यानी x = कितना हुआ, 5 हुआ। ऑप्शन हम देखेंगे 1 है, 3 है, 7 है, 5 है, तो 5 वाला मेरा सही हुआ। आंसर मेरा 5 आया, तो मेरा 5 वाला सही हुआ, मेरा ये वाला गलत हो गया, मेरा ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लग गया। उसमें इसमें इतना ही करना है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या अंतर या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 11 का गुणज हो। इसको इस प्रकार से लगाएंगे हमेशा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में
हम ये अगला सवाल लेकर प्रस्तुत हैं। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। ऑप्शन में दिया गया 21, 25, 30 और 12। कैसे निकालेंगे? हम कुछ करेंगे नहीं, हम मान लेंगे सीधा सीधा कि खंभे की लंबाई क्या है? x मीटर है। खंभे की लंबाई क्या है? x मीटर है। कैसे लगाएंगे? x का 4/7 भाग कीचड़ में। ओके, x का 4/7 भाग कीचड़ में। फिर कह रहा है कि x का 4/7 भाग तो कीचड़ में धंस गया, और जो धंसा हुआ भाग है, यानी हमारा जो धंसा हुआ भाग है वो 4/7x है। अब उस धंसे हुए भाग का ही 1/3 भाग जब और निकाल दिया गया, उसके बाद भी मेरा 8 मीटर बचा, तो क्या करेंगे? यानी कि सीधा 4x/7 का 1/3 भाग जब घटाएंगे तो कितना बचा साथियों? शेष 8 बचा। कैसे करेंगे? सीधा हो जाएगा हमारा ये 4x/7 माइनस 4x/7 इंटू 1/3 बराबर 8 के। देखिए 4x/7 यहाँ भी है, 4x/7 यहाँ भी, इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो हम कॉमन करेंगे तो 4x/7 और 1 - 1/3 और इजिकल टू हमारा हो गया 8। तो 4x/7 और यहाँ से हमारा 3 एकम 3, ये हो जाएगा हमारा 2/3 बराबर 8 के। 4 दूनी 8x, मेरा हो गया 8x/7 कितना हुआ? 21 बराबर 8 के। तो 8x इजिकल टू हमारा हो गया 21 गुणे 8 के, इसलिए x इजिकल टू हमारा हो गया 21 गुणे 8/8। 8 से 8 कट गया तो हमारा आ गया कितना? 21 मीटर। यानी हमारा खंभा कितना है? हमारा खंभा जो है वो आ गया 21 मीटर। कैसे करेंगे? देखिए ये 21 वाला मेरा सही हो गया। देखिए 21 वाला मेरा सही हो गया ऑप्शन। देखिए तो हमारा कितना आ गया? 21 मीटर आ गया। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो पहला ही मेरा सही हो गया ऑप्शन में, 21 मीटर ही मेरा सही हो गया। ये वाला मेरा सही हो गया, ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया और ये मेरा गलत हो गया। इस प्रकार से मेरा ये 21 मीटर ऑप्शन सही हो गया। यानी जो खंभे की लंबाई है वो मेरी खंभे की लंबाई कितना है? 21 मीटर है। लोग हो? अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। देखिए जब हम जूनियर कक्षा में पढ़ते थे तो हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताया गया था कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा होता है फार्मूला। उसी पे हम लगाएंगे। सवाल बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उसमें दिया गया है कि उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। तो हमने मान लिया कि चौड़ाई उसकी कितना हो गया? चौड़ाई उसकी हमने x मान लिया। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा साथियों। और इसकी ऊंचाई दी गई है हमको, ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? 11। और इसके बाद में कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है? 660। सवाल बहुत ही सरल है। तो हम लगा देंगे सीधा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई गुणे 11 बराबर 660 के। तो ये हमारा हो जाएगा 3x और 3 दूनी 6x और गुणे 11 बराबर 660 के। तो 11 छक्का 66x बराबर 660 के। तो x बराबर 660 बटे 66, 66 से 66 कट गया तो हमारा आ गया 10। हमारा कितना आ गया? 10। तो कह रहा है कि उसकी छत का क्षेत्रफल क्या है? तो हमारी जो चौड़ाई आ गई, चौड़ाई बराबर हमारी x बराबर 10 आ गई और हमारी लंबाई जानते ही हो आप लोग की 2x है। तो 2 गुणे 10 बराबर हमारी कितना हो गई? 20। तो आप लोग जानते ही हैं कि क्षेत्रफल कैसे लगाते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई से। लंबाई गुणे चौड़ाई से तो बराबर हो गया 20 गुणे 10 और 20 धाम में कितना हो गया? 200 मीटर। साथियों बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत लंबा अंग हो रहा है मैथमेटिक्स में। तो 20 धाम में 200 और हमारा ये आ गया 200 मीटर स्क्वायर। आइए ऑप्शन में देखते हैं। मेरा पहला ही ऑप्शन है, मेरा पहला ऑप्शन कितना हो गया? 200। दिस इज द राइट आंसर 200। 150 गलत, 100 गलत और 75 गलत। तो हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ गया छत का 200 मीटर स्क्वायर। आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला सवाल आप लोगों के बीच में है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? देखिए साथियों आप लोग विचलित नहीं होंगे। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का मतलब होता है कि आप लोगों को रेंज निकालना है
परिसर निकालना है तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कैसे निकालेंगे? सीधा कुछ करना ही नहीं है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर हमारा परिसर कहलाता है। आवृत्ति मेरी गलत हो गई, वर्ग माप गलत हुआ, माध्य गलत हुआ। आप लोग रख लीजिए कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो हम आप लोगों को कल एक बार पुनः जारी करेंगे और बहुत ही आप लोगों को बधाई और शुभकामना है। आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़िए। इसके बाद में जैसे ही प्रीवियस खत्म कर दूंगा, 2-4 दिन में और लगभग आधा घंटा का वीडियो आप लोगों को मैं डालूंगा और प्रीवियस खत्म करके मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कि आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आप औसत के सवालों को कैसे लगाएंगे, आप लाभ और हानि के सवालों को कैसे लगाएंगे, आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को कैसे लगाएंगे, आप जो है अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप बीजीय व्यंजक त्रिकोणमिति कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को सब एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही शार्प नियम से, बहुत ही बेसिक से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।